वो स्थान जहाँ विज्ञान गौण हो जाए, प्रकृति के सारे नियम फेल हो जाएं, हवाओं का प्रवाह उल्टा पड़ जाए और जहाँ कोई साउंड एनर्जी काम ना करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐसा स्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ऐसा स्थान दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि है। वह स्थान है ओडिशा का पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो इस समय अपने रत्न भंडार की वजह से दुनिया की सुर्खियां बना हुआ है। कई किंवदंतियां इससे जुड़ी हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की सुरक्षा खुद नागदेव करते हैं। हमेशा वहां नागों का वास होता है। जब सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की जांच का आदेश दिया, तो अधिकारी अपने साथ 6 लकड़ी के बॉक्सों के अलावा सांप पकड़ने वाली 2 टीम भी साथ ले गए थे। एक टीम अधिकारियों के साथ अंदर गई थी, जबकि दूसरी टीम बाहर तैनात थी, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। कहा जाता है कि साल 1985 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ मरम्मत के काम के लिए जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन 3 बंद दरवाजों में से केवल 2 ही खोले जा सके थे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दूसरा दरवाजा खुलने के बाद अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी थी, जिसके बाद उसे खोलने का प्रयास छोड़ दिया गया था। लेकिन आज से 46 साल पहले साल 1978 में रत्न भंडार के तीनों द्वार खोले गए थे और आभूषणों को चिन्हित किया गया था, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया था। आखिर इनकी कीमत कितनी है, इसके पीछे भी एक कहानी है, जो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि आभूषणों के चिन्हित होने के बावजूद उनका मूल्यांकन क्यों नहीं हो पाया था। हम भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के बारे में जानेंगे कि आखिर उसमें कितना सोने चांदी के आभूषण हैं। सरकार इन आभूषणों का करेगी क्या? जब 1978 में आभूषणों को चिन्हित किया गया तो उनका क्या हुआ? साथ ही ये भी जानेंगे कि साल 2018 में जब हाईकोर्ट ने आभूषणों को चिन्हित करने का आदेश दिया, तो रत्न भंडार की चाबियां अचानक गायब कैसे हो गई। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल अप्रैल 1978 में ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये कमेटी भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के अंदर जाकर उसकी संपत्तियों का मूल्यांकन और आभूषणों को चिन्हित करने वाली थी। ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल वी.डी. शर्मा ने उस वक्त तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि आप हमें राज्य के 4 प्रतिष्ठित जौहरी दें, जो रत्न भंडार के आभूषणों का मूल्यांकन कर सके, उसे जांच परख सके। ये पहली बार था जब आजाद भारत में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में कोई प्रवेश करने वाला था। तैयारी शुरू कर दी गई। हर अनहोनी को टालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। पूजा अर्चना शुरू की गई। पूजा अर्चना के बाद मई 1978 में कमेटी के सदस्यों ने भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में घुसना शुरू किया। पहला और दूसरा भंडार खुलने के बाद जब सदस्य तीसरे भंडार में प्रवेश किए तो घोर अंधेरा था। इसके बाद दिए और लकड़ियों को जलाकर वहां उजाला किया गया, ताकि जौहरी इन आभूषणों का मूल्यांकन कर सकें। लेकिन ये कभी हो नहीं पाया, क्योंकि जौहरियों को गुणवत्ता की जांच करने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता थी और इन भीतरी भंडार के आभूषणों को रत्न भंडार के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। लिहाजा इसका कभी मूल्यांकन नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर हुआ कि उन आभूषणों की सूची बनाई गई। आभूषणों की सूची बनाने का काम 13 मई 1978 से 23 मई 1978 तक चला। सूची के मुताबिक खजाने के दोनों कक्षों में 12,838 भरी के कुल वजन वाले 454 सोने की वस्तुएं और 22,153 भरी वजन वाली 293 चांदी की वस्तुएं मौजूद होने का खुलासा हुआ। लेकिन सवाल है कि रत्न भंडार से पाए गए इतने सोने और चांदी का हुआ क्या? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार 26 दिसंबर 1982 को भगवान जगन्नाथ के आंतरिक रत्न भंडार से 3,337 भरी और 10 आना चांदी निकाली गई थी। इसी चांदी से मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर चांदी की परत चढ़ाई गई थी। इसके अलावा 14 जून 1985 को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से ही 1,113 भरी और 7 आना सोना निकाला गया था, जिससे भगवान बलभद्र के स्वर्ण चिता की मरम्मत की गई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगन्नाथ संस्कृति के शोधकर्ता अंतर्यामी मिश्र के मुताबिक आंतरिक भंडार को केवल तभी खोला जाना चाहिए जब आभूषणों की मरम्मत या नए आभूषण बनाने या त्रिदेवों के लिए इसी तरह के अन्य कामों के लिए सोने या चांदी की जरूरत हो। ये नहीं कि नियमित रूप से सूची बनाई जाए कि कीमती सामान सुरक्षित है या नहीं। अब जान लेते हैं कि रत्न भंडार की संरचना कैसी है और इसका इतिहास क्या है। दरअसल भगवान जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन रत्न भंडारों को लेकर कोई स्पष्ट तिथि नहीं है कि आखिर वो कब बनाए गए थे, उनका निर्माण कब हुआ था। कहा जाता है कि इसे बाद में बनाया गया था। 11.78 मीटर की ऊंचाई और 18.79 मीटर गुणे 6.74 मीटर की चौड़ाई वाला
रत्न भंडार श्री जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें दो कक्ष हैं, बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष, जिसमें त्रिदेवों के रत्न रखे हुए हैं। खजाने में रखी वस्तुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में वे आभूषण और जवाहरात शामिल हैं जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और जिन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। श्रेणी 2 में वे आभूषण शामिल हैं जिनका इस्तेमाल केवल समारोहों या उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। श्रेणी 3 में त्रिदेवों द्वारा दैनिक उपयोग में लाई जाने वाले आभूषण शामिल हैं। मंदिर की देखरेख के लिए साल 1960 में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन नियम बनाया गया। इस नियम के मुताबिक रत्न भंडार की देखरेख श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के पास है। जगन्नाथ संस्कृति के शोधकर्ता अंतर्यामी मिश्र ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि भगवान जगन्नाथ की भक्ति ने कई राजवंशों के शासकों को अपनी ओर आकर्षित किया था। इनमें चाहे केसरी और गंगा राजवंश के राजा हों या सूर्यवंशी और भोई राजवंश के राजा और यहाँ तक कि नेपाल के शासक, सभी ने भगवान जगन्नाथ को सोना, चांदी, हीरे जैसे अन्य कीमती रत्न और शालग्राम जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दान की। मंदिर के इतिहास मदाला पंजी में भी दान के बारे में जिक्र है। मंदिर के जय विजय द्वार पर एक शिलालेख में उल्लेख है कि गणपति राजा कपिलेंद्र देव ने दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद 16 हाथियों की पीठ पर अपने साथ लाए गए सभी धन और रत्नों को मंदिर को दान कर दिया था। किंवदंती है कि त्रिदेवों की स्वर्ण पोशाक कपिलेंद्र देव के शासन काल के दौरान ही शुरू हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ और उनके रत्न भंडार की लोकप्रियता इतनी थी कि मंदिर को गैर हिंदू आक्रमणकारियों द्वारा 18 बार लूटा गया। इसमें काला पहाड़ का नाम भी आता है। यह बंगाल सल्तनत का वही काला पहाड़ मुस्लिम जनरल था जिसने कोणार्क मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ पूरी जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का पहला विस्तृत आधिकारिक विवरण ब्रिटिश शासन के दौरान जगन्नाथ मंदिर पर रिपोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसे पुरी के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स ग्रोव ने तैयार किया था और 10 जून 1805 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में 64 सोने और चांदी के आभूषणों की गिनती की गई थी। दोनों रत्न शुद्ध सोने और चांदी से जड़े हुए थे। इसके अलावा 128 सोने के सिक्के, 24 अलग अलग तरह के सोने के मोहर, 1297 चांदी के सिक्के, 106 तांबे के सिक्के और 1333 तरह के कपड़े मिले थे। इसके बाद 1926 में पुरी के राजा द्वारा स्वीकार किए गए आभूषणों की एक सूची पुरी कलेक्टर के रिकॉर्ड रूम में रखी गई थी। साल 1978 के बाद साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने रत्न भंडार की संरचनात्मक सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए मंदिर प्रशासन को रत्न भंडार खोलने का आदेश दिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रत्न भंडार के रखरखाव और मरम्मत कार्य की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन जब टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो पता चला कि आंतरिक कक्ष की चाबियां गायब हैं। लेकिन इसके 2 महीने बाद ही तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अरविंद अग्रवाल ने बताया कि रत्न भंडार की एक डुप्लीकेट चाबी जिला रिकॉर्ड रूम में उन्हें मिली थी। यह एक सीलबंद लिफाफे में थी जिस पर आंतरिक भंडार की डुप्लीकेट चाबियों का टैग लगा था, जिस पर 1985 के मंदिर प्रशासन की मुहर लगी थी। लेकिन 1960 के नियमों में आंतरिक या बाहरी कक्षों की किसी भी डुप्लीकेट चाबी का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि डुप्लीकेट चाबी कैसे और क्यों बनाई गई। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। इसके बाद ही बीजेपी ने विधानसभा 2024 में इसका मुद्दा बनाया और अब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है तो भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोला गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 46 साल पहले जो सूची बनी थी उसके मुताबिक आभूषण है या नहीं है, या उनमें कितनी वृद्धि हुई है या कितनों को संरक्षित करने की जरूरत है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।